और आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश दोबारा मंत्री बनाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। जिस तरह से उनको दोबारा मंत्री बनाया गया था उसके खिलाफ यह याचिका दायर की गई है। अर्जी पर सीजेआई की पीठ ने दीपक प्रकाश, बिहार सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। अर्जी में कहा गया है कि दीपक प्रकाश किसी सदन के सदस्य नहीं है, इसलिए उनको दोबारा मंत्री बनाया जाना संविधान के खिलाफ है। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने पूछा कि क्या वो अभी भी मंत्री पद पर हैं। कोर्ट ने नोटिस जारी कर दायर याचिका पर जवाब मांगा है। तो देखिए, सीजेआई की तरफ से पूछा गया है कि क्या दीपक प्रकाश अभी भी मंत्री पद पर हैं। मंत्री दीपक प्रकाश के इस मुद्दे पर नोटिस जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत एक याचिका दायर की गई थी और अर्जी पर सीजेआई की पीठ ने दीपक प्रकाश, बिहार सरकार और इलेक्शन कमीशन तीनों को नोटिस जारी किया है। इस अर्जी में कहा गया है कि दीपक प्रकाश किसी सदन के सदस्य नहीं है, इसलिए उनको दोबारा मंत्री बनाया जाना संविधान के खिलाफ है। सुनवाई के दौरान सीजेआई की तरफ से यह क्लियर किया गया, यह पूछा गया कि क्या वो अभी भी मंत्री पद पर हैं। इसके बाद कोर्ट ने नोटिस जारी कर दायर याचिका पर जवाब मांगा है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश की कुर्सी क्या खतरे में है, यह सवाल उठ खड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से और सुप्रीम कोर्ट के नोटिस से। दीपक प्रकाश, बिहार सरकार और इलेक्शन कमीशन तीनों को नोटिस जारी किया गया है। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, इस खबर के मायने क्या हैं? जिस तरह से यह याचिका दायर की गई थी दीपक प्रकाश के मंत्री पद के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख नजर आ रहा है? इस मामले में क्या होता हुआ देख रहे हैं? बिल्कुल समझ देखा, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को दोबारा मंत्री बनाए जाने को लेकर जो याचिका दायर की गई थी उस पर नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। मसला ये है कि जो याचिका दायर की गई उसमें दावा किया गया है कि दीपक प्रकाश राज्य विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं, इसलिए उन्हें मंत्री नहीं बनाया जा सकता। और इस वजह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा क्या वो मौजूदा समय मंत्री है, और इस के बाद ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की बेंच ने इस मामले में नोटिस जारी किया। और अब इस मामले पर 4 सप्ताह बाद जब सुनवाई होगी तब देखना ये होगा कि बिहार सरकार क्या जवाब देती है, क्योंकि इस मामले में एक कूलिंग पीरियड रहता है 6 माह का। अगर इस दौरान उन्हें कोई स्थान दिया जाता है विधान परिषद सदस्य में तो ऐसी स्थिति में उनका बचाव हो सकता है। और चूंकि पहले ही ये पद दिया जा चुका है तो ऐसी स्थिति में क्या वो दोबारा इनसीट किया जा सकेगा या फिर नहीं, इस मसले पर अब आगे जब सुनवाई होगी तब और स्पष्टता आ जाएगी। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इसी आधार पर नोटिस जारी किया है क्योंकि वो राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं है, ऐसी स्थिति में उन्हें मंत्री नहीं बनाया जा सकता। जी समीर, शुक्रिया पीयूष आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। एक्ट्रेस संचिता उगले ने खुदकुशी की है। घटना कल शाम की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक एक्ट्रेस ने फांसी लगाकर जान दी है। मामले की अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो ये बड़ी खबर है मुंबई से। एक्ट्रेस संचिता उगले ने खुदकुशी की है। अभी फिलहाल इस पूरे मामले की जांच हो रही है कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या रही। जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। जयप्रकाश, अभी तक इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आ रहा है? इस पूरे मामले में जो एक्ट्रेस है उनका नाम संचिता उगले है, जो टीवी और फिल्म की एक्ट्रेस हैं। छावा फिल्म में भी इन्होंने काम किया था, कई मराठी और हिंदी टीवी सीरियल्स में भी इन्होंने काम किया है। बहुत ही ज्यादा उभरती हुई एक्ट्रेस थी, नामचीन थी। इनका नाला सोपारा इलाके में जो है इन्होंने सुसाइड किया, ऐसी खबर आ रही है। अचोले पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। घटना कल शाम की बताई जा रही है, लेकिन अब तक जो है इस मामले में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। नाला सोपारा में वो अपने माता पिता और बहन के साथ रह रही थी। ये बताया जा रहा था कि काफी दिनों से वो जो है काफी ज्यादा परेशान थी, लेकिन क्या परेशानी थी एग्जैक्ट उन्होंने अपने घर वालों को नहीं बताया था। जो मौत का कारण है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। तो फिलहाल इस मामले में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट यानी एडीआर दर्ज कर ली है और पुलिस ने
जांच शुरू कर दिया है। 4 लोगों के इसमें बयान दर्ज किए गए हैं और अब तक सुसाइड नोट न मिलने की वजह से पुलिस जो है परिवार वालों के बयान, उनके साथ काम करने वाले जो एक्टर हैं उनके बयान और आखिरी 1 घंटे में उनकी जिनसे बातचीत हुई थी उन सभी लोगों को बुलाकर पूछताछ की जा रही है और बहुत ही दुखद है ये मामला। इस मामले की जांच पुलिस कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जयप्रकाश इस पूरी जानकारी के लिए। और सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों से बातचीत कर रहे हैं, सुनिए। आए हुए उन सभी बुजुर्गों से मैंने अनुरोध किया, मैंने कहा देखिए विकास का मॉडल क्या होता है ये दिखाने का समय है, क्योंकि वक्त सबका आता है, बस कुछ बन जाते हैं और कुछ बिखर जाते हैं। अवसर का जो लाभ लेता है, सटीक लाभ लेता है, इतिहास उसी का बनता है, और जो मौके को गंवा देता है, अवसर से वो बिखर जाता है, फिर कभी उसके सामने अवसर नहीं आता। और आपने उस समय मुझ पर विश्वास किया, धीरेन्द्र सिंह जी ने लग करके उसमें सहयोग किया, यमुना अथॉरिटी ने और उत्तर प्रदेश के सिविल एविएशन विभाग ने उस कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया। परिणाम है कि 13,000 एकड़ से अधिक भूमि जो 4 फेज में वहां पर एयरपोर्ट बनना है, पहले फेज की कार्रवाई संपन्न होकर के आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में जेवर ने एक नया इतिहास रच दिया है। और मैं मानता हूं कि जेवर अब वह जेवर नहीं रहा। याद करिए ना, जुलाई 2017 में कैसी बीभत्स घटना घटित हुई थी। उससे पहले उसी क्षेत्र में मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक आपराधिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था वो क्षेत्र। शाम होते ही आवागमन बंद, हर बेटी असुरक्षित, नौजवान के सामने आगे का कोई भविष्य नहीं, अन्नदाता किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं। कैसे शोषण होता था, शोर की भूमि के नाम पर किसानों का किस प्रकार से उत्पीड़न होता था, यह भी हम लोग देखते थे, सुनते थे। कोई साधन नहीं, सड़क नहीं, बिजली नहीं, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं, स्कूल नहीं, रोजगार नहीं, गरीब के लिए कोई भी पहल नहीं। और उन स्थितियों में दिल्ली के नजदीक जेवर भी एक कस्बा था और एक गांव था। अब आप सोचो, आप दिल्ली को फेल करने जा रहे हैं। दुनिया का हर बड़ा व्यक्ति आज वहां आना चाहता है, हर बड़ा व्यक्ति वहां आना चाहता है। आप परी की बात कर रहे थे, अरे वहां कुबेर आना चाहता है। आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कहा है कि मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी जल्दी अपना काम करेगी। कार्रवाई होने के बाद ही श्रद्धालुओं का विश्वास पूरी तरह से जीता जा सकेगा। राम मंदिर के चढ़ावा विवाद की जांच तेज हो गई है। मामले की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय एसआईटी आज अयोध्या पहुंच रही है। टीम ट्रस्ट के पदाधिकारियों से जानकारी लेने के साथ मंदिर के कर्मचारियों और संदिग्धों से पूछताछ करेगी। साथ ही ट्रस्ट की ओर से की गई अभी तक की जांच का पूरा ब्यौरा भी जुटाएगी। मामले पर श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि प्रभावी कार्रवाई होने के बाद ही श्रद्धालुओं का विश्वास पूरी तरह से जीता जा सकेगा। इसके कई पहलू हैं। एक आपराधिक पहलू है, दूसरा भविष्य के सुधार का पहलू है। ये दोनों जब हो जाएगा तभी श्रद्धालु का विश्वास हम जीत पाएंगे।
श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की मांग पर सीएम योगी ने लखनऊ के कमिश्नर आईएएस विजय विश्वास पंत की अगुवाई में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। एसआईटी को 7 दिनों के भीतर शुरुआती रिपोर्ट और 15 दिनों में अंतिम जांच रिपोर्ट शासन को सौंपने का निर्देश दिया गया है। और दान में गड़बड़ी को लेकर अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर हैं। उन्होंने एसआईटी जांच को साधु संतों का अपमान बताया है। कितना दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म के और मंदिर के लोगों की जांच पता है कौन करेगा? अधिकारियों को। बताओ, हमारे धर्म में को आगे बढ़ाने वालों की जांच अधिकारी करेंगे? इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सनातन धर्म के लिए? कि बताइए, प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद कर करके आपस में बातचीत कर लें, और कैमरा बंद कर करके आंखें बंद कर करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो। भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। लेकिन बताओ, अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों की? ये सनातन धर्म का अपमान है। और समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान का बयान सुर्खियों में है। उन्होंने कहा है कि बहुसंख्यक आवाम में जहर घुल गया है, बीजेपी ने जहर फैलाया है। बहुसंख्यक आवाम अब जहर निगलने लगी है। धर्म के आधार पर आपसी विश्वास टूट रहा है, भाईचारा खत्म हो रहा है। जहां अल्पसंख्यक कम, वहां कार्यकर्ता को समझना पड़ेगा, यह कहा है जावेद अली खान ने। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए गए जहर को बहुसंख्यक आवाम निगलने लगा है, वो जहरीला हो गया है काफी हद तक। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले वक्त में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के खिलाफ गठबंधन में शामिल होने के संकेत दिए। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के साथ साथ मुस्लिम वोटों पर सबकी नजर है। ऐसे में भला एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी कैसे पीछे रहे? बीजेपी को सत्ता में लौटाने से रोकने का दांव उन्होंने भी खेल दिया। लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चुनाव पर मंथन के बाद ओवैसी ने बड़ा बयान दिया। यूपी चुनाव अभियान की शुरुआत किए हैं सर, क्या उत्तर प्रदेश में किसी दल से गठबंधन होगा सर, या अकेले चुनाव लड़ेंगे? हमारी पार्टी दोबारा बीजेपी उत्तर प्रदेश में आने से रोकने के लिए हम अलायंस करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते के उस अलायंस में हमको इज्जत की निगाहों से देखा जाए, बराबरी का रुतबा दिया जाए। और हम तो अपना चुनाव बड़ी ताकत से तैयारी के साथ लड़ रहे हैं, और हमारे अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब और एमआईएम पार्टी के तमाम वर्कर्स, पोस्ट होल्डर्स, जोन इंचार्ज बड़ी मेहनत कर रहे हैं और हमारी जारी है। ओवैसी ने मुस्लिम वोटों को लेकर अखिलेश यादव के दावे पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि अखिलेश 2014 से लगातार नाकाम साबित हुए हैं। बढ़ते आगे, अभिषेक बनर्जी से ईडी की पूछताछ। शिक्षक भर्ती घोटाले में पूछताछ चल रही है और कोलकाता में ईडी दफ्तर में ये पूछताछ की जा रही है। कल हस्ताक्षर घोटाले में सीआईडी ने पूछताछ की थी। कल एक और मामले में सीआईडी की टीम पूछताछ करेगी और आज ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। कुल मिलाकर परेशानी उनकी बढ़ती जा रही है। ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। आज ईडी की टीम की पूछताछ और कल सीआईडी ने हस्ताक्षर घोटाले मामले में सवाल जवाब किए थे। इधर ममता बनर्जी की पार्टी में सियासी भूचाल आ गया है। टीएमसी के बागी सांसदों ने आखिरकार त्रिपुरा को क्षेत्रीय पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में विलय कर लिया है। नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया के दफ्तर से देखिए संवाददाता रजनीश की ये खास रिपोर्ट। देर रात तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों ने खुद का विलय एक दूसरी पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में कर दिया है। बताया ये जा रहा है कि 2/3 सांसद अगर संसद में अलग ग्रुप बनाते हैं, अलग समूह बनाते हैं, तो ये पूरा मामला कोर्ट में जा सकता था। कल अभिषेक बनर्जी ने एक चिट्ठी भी स्पीकर को लिखी थी और उसमें उन्होंने कानूनी विकल्प खुले रखने की बात की थी। उन कानूनी पचड़ों से बचने के लिए ये निर्णय लिया गया और एक राजनीतिक दल जो बहुत ज़्यादा एक्टिव
एक्टिव नहीं है पश्चिम बंगाल में, और अभी तक पश्चिम बंगाल में विधानसभा या लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ी है, ऐसी पार्टी में उन्होंने खुद के विलय की घोषणा की है। ये नेशनलिस्ट सिटीज़न पार्टी ऑफ इंडिया का दफ्तर है, संकरैल इलाका है हावड़ा ज़िले में, और इस पार्टी ने अभी तक पश्चिम बंगाल में विधानसभा या लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। ज़रूर त्रिपुरा में विधानसभा की सीटों पर 2 उम्मीदवार इन्होंने ज़रूर दिए थे, लेकिन वो दोनों उम्मीदवार भी चुनाव हार गए थे। तो ये एक बड़ा मूव तृणमूल कांग्रेस की ओर से, उनके बागी सांसदों की ओर से सामने आया है, और ये तमाम 20 सांसद अब एनसीपीआई के मेंबर बन गए हैं। और खबर उत्तराखंड से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। धामी ने कहा है कि कांग्रेस राज्य में गरीबी हटाने के लिए सिर्फ नारे दिए गए, गरीबों की बेहतरी के लिए असली काम दरअसल मोदी सरकार ने ही किया है। मोदी जी ने देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति का सूत्रपात किया कि अब योजनाओं का शिलान्यास होगा तो उन योजनाओं का लोकार्पण भी होगा, उद्घाटन भी होगा। और लंबे समय तक देश की आजादी के बाद देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का शासन रहा, और उस शासन में लगातार गरीबी हटाने के बड़े बड़े नारे दिए गए। बड़े नारे दिए जाते थे कि गरीबी हटेगी, देश में उजाला आएगा, तमाम प्रकार की चीजें, लेकिन गरीबी नहीं हटी, बल्कि गरीब लगातार दबता ही चला गया। और मोदी जी ने अपने शासनकाल में 25 करोड़ लोगों को देश के गरीबी रेखा से बाहर निकालने का ऐतिहासिक काम किया है। कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार व्यवस्था का एक हिस्सा बन चुका था। और महाराष्ट्र के ठाणे में सड़क निर्माण में बरती गई लापरवाही एक युवक की जिंदगी पर भारी पड़ गई। सड़क पर पड़ी गिट्टी के कारण दुर्घटना घटी और युवक की जान चली गई। दर्दनाक सड़क हादसे की ये तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली हैं। ये तस्वीरें सड़क निर्माण में बरती गई घोर लापरवाही और अधिकारियों की अनदेखी का प्रमाण है। मामला ठाणे जिले के कल्याण शहर का है, जब देर शाम अपने दफ्तर से लौट रहे रियल एस्टेट कारोबारी प्रेम भाटी हादसे का शिकार हो गए। उनकी इलेक्ट्रिक स्कूटी अनियंत्रित होकर ऐसी पलटी कि उनकी सांसों की डोर हमेशा के लिए थम गई। इस हादसे में प्रेम भाटी के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसके कारण उनकी अस्पताल में मौत हो गई। हादसे के कारणों का पता तब चला जब इलाके में लगे सीसीटीवी के फुटेज खंगाले गए। तस्वीरों में साफ दिखाई दिया कि ये दुर्घटना कारोबारी की गलती से नहीं, बल्कि सड़क पर पड़ी गिट्टी के कारण हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कारोबारी की स्कूटी चलते चलते हवा में उछल गई। प्रेम भाटी को संभलने का मौका भी नहीं मिला। इस घटना को लेकर शिक्षा एसोसिएशन ने संबंधित विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया और कठोर कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश की मुरैना में एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया, जिसमें 4 यात्रियों की मौत हो गई। कैसे घटी ये घटना, आप देखिए। मुरैना ट्रेन हादसे का लाइव वीडियो सामने आया। इस खौफनाक वीडियो को देखिए, जिसमें देखते ही देखते 4 लोग ट्रेन की चपेट में आ गए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक ट्रैक पर मुरैना उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस खड़ी हुई है और इसके यात्री दूसरे ट्रैक पर खड़े हैं। तभी हॉर्न बजाते हुए स्पीड में पाताल कोट एक्सप्रेस आ जाती है और ट्रैक पर भगदड़ मच जाती है, चीख पुकार मच जाती है। मुरैना रेलवे स्टेशन के पास 2 ट्रेनों के बीच यह हादसा तब हुआ जब उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और इंटरसिटी के सभी यात्री आग की अफवाह की वजह से ट्रेन से कूदकर दूसरे ट्रैक पर जा खड़े थे। तभी दूसरी ट्रेन ट्रैक पर आ गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पातालकोट एक्सप्रेस तेज गति से सामने आ रही है। जब तक लोग कुछ समझ पाते, ट्रेन ने 4 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। एक यात्री ने इस पूरे हादसे का लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इधर यूपी के उन्नाव में साधु बाबा मिलनदास की हत्या का अभियुक्त इजराइल को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। पुलिस ने उस पर 1 लाख का इनाम घोषित किया था। उन्नाव में संत राम मिलनदास और बाबा मिलनदास हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त इजराइल पुलिस के साथ मुठभेड़ में ढेर हो गया।
पुलिस के मुताबिक आज सुबह करीब 3:45 बजे मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने अभियुक्त की घेराबंदी की। ताजपुरा अंडरपास के पास खुद को घिरता देखकर इजराइल ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक गोली सब इंस्पेक्टर न्यूटन कुमार सिंह के बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी और दूसरी गोली एसओजी के सिपाही विकास भदौरिया के हाथ में लगी, जिसमें वो घायल हो गए। इसी के बाद पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग में इजराइल मारा गया। अभियुक्त के पास से 315 बोर का तमंचा, 2 खोखा कारतूस और 1 चाकू बरामद किया है। जिस चाकू से साधु की हत्या की गई थी उसे भी आरोपी के पास से बरामद कर लिया गया है। साधु के भाई ने दावा किया था कि राममिलन शिव मंदिर में लाउड स्पीकर लगाकर भजन बजाते थे, जिससे अभियुक्त नाराज रहता था। पुलिस के मुताबिक इजराइल 9 जून को संत बाबा मिलनदास की चाकू से कूदकर हत्या कर दी थी। हत्याकांड के बाद वो फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। पटना कोचिंग सेंटर विवाद में ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रोशन आनंद को कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद उनकी बेल मंजूर की। पटना में खानसर के कोचिंग इंस्टीट्यूट पर हमला मामले में रोशन आनंद गिरफ्तार होकर जेल गए थे। हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर करते हुए वकील रमाकांत शर्मा की ओर से कहा गया कि रोशन आनंद इस वारदात में शामिल नहीं थे। इसकी पुष्टि के लिए सभी सबूत भी कोर्ट में पेश किए गए। इसके बाद ही कोर्ट ने उन्हें जमानत दी। पुलिस को यह अधिकार है कि किसी व्यक्ति को अगर उसका इन्वॉल्वमेंट दिखे या उसका एविडेंस जरूरी हो इन्वेस्टिगेशन में तो उसको समन करे, बुलाए। वो नहीं जाएंगे तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी या फिर उनको अरेस्ट करेगी। सर कितने घंटा में रोशन सर जेल से बाहर निकल जाएंगे? अरे अभी निकल जाएगा 2-3-4 घंटे, पुलिस ने आज ही निकल जाएगा, शाम तक तो जरूर निकल जाएगा। रोशन आनंद ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से जुड़े एक जाने-माने शिक्षक हैं। जमानत पर बाहर आने के बाद रोशन आनंद अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। रोशन आनंद के भाई प्रिंस आनंद की 14 जून को नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। और वहीं बिहार के कटिहार में राजधानी ट्रेन पर चढ़ने से रोकने पर छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। यह है बिहार का कटिहार जंक्शन, जहां पर छात्रों की परीक्षा खत्म होते ही ऐसा नजारा देखने को मिला मानो पूरा जिला स्टेशन पर उतर आया। मध्य निषेध विभाग की भर्ती परीक्षा देकर लौट रहे हजारों छात्रों के सैलाब ने पूरे जंक्शन को रणक्षेत्र बना दिया। भीषण गर्मी के बीच प्लेटफॉर्म, फुटओवर ब्रिज और रेल पटरी पर छात्रों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। परीक्षा खत्म होते ही कटिहार जंक्शन पर अफरा तफरी मच गई। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही छात्र बोगियों की ओर भागे। सीट पाने की होड़ में धक्का मुक्की इतनी तेज हुई कि कई छात्र गेट से चढ़ने की कोशिश करते नजर आए तो कुछ पायदान पर लटक कर सफर करते दिखे। छात्रों की भीड़ के बीच पहले से सवार यात्री बोगी से उतरने में भी परेशान रहे। हालात इतने बिगड़ गए कि हर आने वाली ट्रेन के साथ हादसे की आशंका बढ़ गई। भीड़ काबू से बाहर होता देखकर रेलवे ट्रैक पर भी बड़ी संख्या में छात्र उतर गए और नारेबाजी करने लगे। मामला बढ़ता हुआ देखकर जीआरपी और आरपीएफ के जवानों ने छात्रों को ट्रैक से हटा दिया। असल में पेपर देकर लौट रहे छात्रों को राजधानी एक्सप्रेस पर जब चढ़ने नहीं दिया गया तो छात्र गुस्सा गए। हालांकि समय रहते जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने छात्रों को समझाकर राजधानी एक्सप्रेस को सुरक्षित रवाना किया। और यूपी के प्रयागराज से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां मामूली कहासुनी पर 2 पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। यहां आखिर लोग इतने हिंसक क्यों हो गए, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रयागराज के पटपड़ वाटरफॉल में एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। कपड़े धोने को लेकर शुरू हुई कहासुनी लाठी डंडों की मारपीट में बदल गई। फिर दोनों तरफ से लाठियां डंडे चलने लगे। वीडियो में साफ दिख रहा है कि लोग एक दूसरे पर बेरहमी से हमला कर रहे हैं। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के वक्त मौजूद महिलाएं, बच्चे और पर्यटक अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है ताकि आरोपियों को हिरासत में लिया जा सके।
महाराष्ट्र के वसी इलाके में एक महिला ने बिजली के टावर पर चढ़कर सुसाइड करने की कोशिश की। पुलिस कर्मियों ने कैसे महिला की जान बचाई, आप देखिए। बिजली टावर पर चढ़ी महिला, 2 घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। ये तस्वीरें हैं वसई की, जहां बिजली के टावर पर चढ़ी महिला ने आत्महत्या की कोशिश की। इस दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस महिला को नीचे उतारने की कोशिश में जुट गई, लेकिन महिला किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला फोन पर किसी से बात कर रही है। महिला दोपहर करीब 1 बजे बिजली के टावर पर 15 से 20 फीट ऊंचाई तक चढ़ गई थी। कहा जा रहा है कि महिला करीब 2 घंटे तक टावर पर बैठी रही और किसी से मोबाइल फोन पर बात करती रही। काफी मशक्कत के बाद पुलिस महिला को नीचे उतारने में कामयाब रही। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे कुछ समय के लिए इलाके में तनावपूर्ण माहौल हो गया। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करते हुए महिला को टावर से उतारा। इस दौरान इलाके में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और कुछ समय के लिए तनावपूर्ण माहौल बना रहा। फिलहाल महिला सुरक्षित है। पुलिस मामले में महिला से पूछताछ कर रही है। महाराष्ट्र के वसई इलाके में निजी फुटबॉल कोच को नाबालिग के साथ रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि अभियुक्त ने पुराने आपत्तिजनक वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी दी थी। मामला क्या है, रिपोर्ट देखिए। तस्वीर में दिख रहे शख्स को नाबालिग से बार-बार रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि अभियुक्त फुटबॉल कोच है और उसने लड़की को फुटबॉल में करियर संवारने का झांसा देकर 3 साल तक उसका शोषण किया और अश्लील वीडियो बनाए। बाद में इन्हें वायरल करने की धमकी देकर वो पीड़ित को प्रताड़ित करता रहा। गिरफ्तार टीचर का नाम अभिजीत मंडल है और उसकी उम्र 36 साल है। वो महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक अभियुक्त अभिजीत वसई इलाके में एक प्राइवेट फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर चलाता है। शिकायत के मुताबिक पीड़ित 2023 में उसके पास फुटबॉल ट्रेनिंग के लिए आई थी। उसने लड़की को फुटबॉल फील्ड में अच्छे मौके दिलाने का वादा किया था और 3 साल तक उसके साथ बार-बार रेप किया गया। शिकायत के मुताबिक कुछ समय बाद लड़की ने कोच से मिलना जुलना कम कर दिया तो अभियुक्त ने वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर उस पर दबाव बनाने की कोशिश की। इसी से तंग आकर पीड़ित ने मामले की जानकारी अपने परिवार को दी। फिर उनकी मदद से मानिकपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। मामले में पॉक्सो और दूसरी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। राजस्थान के उदयपुर में सबसे बड़े एमबी हॉस्पिटल में खून की दलाली का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। गिरोह का भंडा फोड़कर सामाजिक संगठनों ने एक अभियुक्त को पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। मैं आज जा रहा था हॉस्पिटल पे, फिर पीछे आए, फिर बोल रहे थे मैं दे दूंगा ब्लड, ऐसे बोल रहे थे। फिर मेरे को बोला कितने पैसे, उसने बोला मैं 6,500। फिर मेरे बुआ है ना एक इधर, वो उससे बात की मैंने, वो बुआ के बोला, फिर ने बात करवाई मैंने, फिर इसके बाद में पैसे दिए, फिर ब्लड दिए। तो सुना आपने, जैसे ही एमबी हॉस्पिटल में खून की दलाली का ये मामला सामने आया, सामाजिक संगठनों ने जाल बिछाया और अभियुक्त को धर दबोचा गया। मामला मरीजों की जिंदगी और परिजनों की मुसीबत से जुड़ा था, लिहाजा गुस्सा आई भीड़ ने अभियुक्त की पिटाई भी की, लेकिन बाद में इसे पुलिस को सौंप दिया गया। ब्लड की दलाली करने वाले इस शख्स की पहचान रवि के रूप में हुई है। पता चला है कि इनका रैकेट गरीब और जरूरतमंद लोगों को टारगेट कर रहा था। ऐसा गिरोह जो एमबी अस्पताल में जो बाहर के लोग आते हैं, जो असहाय होते हैं, जिनका कोई किसी तरह का कोई संपर्क नहीं होता है, पैसों में भी सक्षम नहीं होते हैं, उनसे ये गिरोह किसी न किसी चीज़ के ऊपर पैसा लेता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों के दौरे पर हैं। इस वक्त स्लोवाकिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और स्लोवाकिया के पीएम से उनकी मुलाकात हुई है। एक एग्जीबिशन इस वक्त उसका मुआयना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। स्लोवाकिया के पीएम से मुलाकात के बाद ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मुलाकात होनी थी प्रधानमंत्री मोदी की, और इस वक्त देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं स्लोवाकिया के पीएम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये खास तस्वीरें।